हेलो फ्रेंड्स, आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। तो हम आपको करा रहे थे उत्तर प्रदेश सामान्य यानी कैप्सूल की सीरीज, जो कि आपकी पॉइंटर और मानचित्र सहित प्रस्तुति है और ये आगामी सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए इम्पोर्टेंट है। यूपी के आपके कोई भी एग्जाम हो यूपी संबंधी, यूपी में जो भी आपके एग्जाम होते हैं उन सभी के लिए इम्पोर्टेंट है। तो ये आपका यूपी स्पेशल है, जिसमें हमने आपका चैप्टर वाइज करा रहे थे। उत्तर प्रदेश का जो पहला चैप्टर था, आपका पहला चैप्टर जो था संक्षिप्त अवलोकन, ये कंप्लीट हो गया है। वहीं सेकंड चैप्टर भौतिक विन्यास भी कंप्लीट हो गया है। आज का हमारा टॉपिक रहेगा जलवायु एवं मृदा। इसमें हम पहला पूरा थ्योरी वाइज समझेंगे, फिर मानचित्र से समझेंगे। उसके बाद जो हमारे प्रीवियस एग्जाम्स में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उससे संबंधित जो क्वेश्चन होंगे उन्हें देखेंगे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं, चलेंगे अपने सीधे टॉपिक पर चलेंगे। ठीक है, इस पर जलवायु पर। ठीक है, ये आ गया हमारा थर्ड चैप्टर जलवायु और मृदा। ठीक है, तो इसमें जो है हमारा कि प्रदेश की जो भौतिक विविधता के कारण जलवायु संबंधी विषमताएं पाई जाती हैं। और जलवायु की दृष्टि से जो हमारा उत्तर प्रदेश है, ये कैसा है? तो उत्तर प्रदेश हमारा उपोष्णकटिबंध में आता है, जबकि प्रदेश की जलवायु उष्णकटिबंधीय मानसून में आती है। ठीक है, तो भारतीय संविधान का जो दार्शनिक आधार है, तो दार्शनिक आधार क्या है? तो हमारे संविधान का दार्शनिक आधार उद्देशिका यानी कि प्रस्तावना है। ठीक, साथ ही उप संविधान की उद्देशिका को क्या कहा जाता है? तो संविधान की उद्देशिका को हमारे संविधान की कुंजी कहा जाता है। क्या? कुंजी कहा जाता है। ठीक है, इसी के साथ नेक्स्ट है कि भारतीय संविधान की उद्देशिका किसे इंगित करती है? तो हमारे जो संविधान की जो उद्देशिका है वो प्राप्त किए जाने वाले लक्ष्यों को इंगित करती है। ठीक है, साथ ही है कि प्रसिद्ध अंग्रेज राजनीतिक विचारक सर अर्नेस्ट वार्कल ने अपनी किस पुस्तक में प्रस्तावना का उल्लेख किया है? तो उन्होंने अपनी पुस्तक प्रिंसिपल ऑफ सोशल एंड पॉलिटिकल थ्योरी में, जो अर्नेस्ट वार्कर है, उन्होंने अपनी पुस्तक प्रिंसिपल ऑफ सोशल एंड पॉलिटिकल थ्योरी में आपकी राजनीतिक विचार जो है प्रस्तावना का उल्लेख किया है। ठीक है, इसी के साथ है कि प्रस्तावना की जो शुरुआत है वो कहाँ से होती है? तो हमारे प्रस्तावना की शुरुआत होती है हम भारत के लोग। कहाँ से होती है? हम भारत के लोग। ठीक है, इसी के साथ है कि संविधान की आत्मा, तो उद्देशिका को ही संविधान की आत्मा कहा जाता है। ठीक है, इसके बाद है कि पंडित 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया था? तो जो उद्देश्य प्रस्ताव था वो पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा 23 दिसंबर 1946 को संविधान सभा में पारित किया या प्रस्तुत किया गया था। ठीक है, इसके बाद है कि उद्देश्य प्रस्ताव को संविधान सभा द्वारा कब स्वीकृत किया गया था? तो 22 जनवरी 1947 को आपका उद्देश्य प्रस्ताव को संविधान सभा के द्वारा स्वीकृत किया गया था। और उद्देश्य प्रस्ताव किसने दिया था? तो ये आपका पंडित जवाहरलाल नेहरू ने दिया था। ठीक है, इसके बाद है कि प्रस्तावना में जो आपका समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता जो शब्द है वो कब जोड़े गए थे? तो 42वें संविधान संशोधन अधिनियम जो कि 1976 में हुआ था, उसके तहत आपके संविधान की जो प्रस्तावना है उसमें समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता शब्द को जोड़ा गया था। ठीक है, इसी के साथ है कि भारतीय संविधान के प्रस्तावना में नागरिकों के लिए सुनिश्चित किया गया है। तो उसमें आपका क्या सुनिश्चित किया गया है? क्या सुनिश्चित किया गया है? तो ये जो आपकी प्रस्तावना में जो नागरिकों के लिए सुनिश्चित आपके 3 प्रकार के न्याय किए गए हैं, जिसमें सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय और राजनीतिक न्याय सम्मिलित हैं। वहीं 5 प्रकार की स्वतंत्रताएं दी गई हैं, जिसमें आपकी विचार की स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, विश्वास की स्वतंत्रता, धर्म की स्वतंत्रता और उपासना की स्वतंत्रता। ठीक है, और 2 प्रकार की समानताएं दी गई हैं, प्रतिष्ठा और अवसर की समानताएं। 1 प्रकार की बंधुत्वता दी गई है। ठीक है, इसी के बाद है कि भारत के संविधान में उद्देशिका में शामिल नहीं है, तो आर्थिक स्वतंत्रता आपकी उद्देशिका में शामिल नहीं है। इसके बाद है कि भारतीय संविधान के निर्माताओं की सोच संविधान के किस हिस्से में परिलक्षित है? तो आपकी प्रस्तावना में परिलक्षित है। इसी के साथ है कि संविधान की उद्देशिका के अनुसार भारत में प्रभु संभव है। तो संप्रभु क्या है? तो हम भारत के लोग, ये आपका संप्रभु है। उद्देशिका का सहारा जो है लिया जा सकता है, तो जब संविधान की भाषा अस्पष्ट एवं संदिग्ध हो तो हम प्रस्तावना का सहारा ले सकते हैं। ठीक है, इसी के साथ है
कि भारत के संविधान की उद्देशिका में शामिल नहीं है, तो राजनीतिक समानताएं आपकी शामिल नहीं है। साथ ही संविधान सभा द्वारा उद्देशिका को कब अधिनियमित द्वारा अंगीकृत किया गया था, तो 26 नवंबर 1949 को 26 नवंबर 1949 को आपकी उद्देशिका को अधिनियम में अंगीकृत किया गया था। इसके बाद हमारी जो पूरी प्रस्तावना क्या है, तो हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष और लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त करने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 में जो मिति मार्गशीर्ष शुक्ल सप्तमी संवत 2006 विक्रमी को एतत् द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्म अर्पित करते हैं। ठीक है, ये तो हो गई हमारी प्रस्तावना। फिर है कि भारत को एक धर्मनिरपेक्ष राज्य के रूप में वर्णित करता है। तो हमारे संविधान की जो प्रस्तावना है वो हमारे भारत को एक धर्मनिरपेक्ष राज्य के रूप में वर्णित करता है। वहीं संविधान में प्रस्तावना का जो विचार है वो आपका अमेरिका के संविधान से लिया गया था। ठीक है, और फिर प्रस्तावना में जो स्वतंत्रता, समता, बंधुत्वता के जो आदर्शों को कहाँ से लिया गया है, तो वो आपकी फ्रांस की क्रांति से लिया गया था। प्रस्तावना में संविधान के निर्माण की कौन सी तिथि उल्लेखित है, तो प्रस्तावना में आपकी 26 नवंबर 1949 तिथि लिखित है। इसी के साथ है कि उद्देशिका हमारे स्वप्नों, विचारों का प्रतिनिधित्व करती है। ये किसने कहा था, तो जो सर अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर थे, इन्होंने कहा था कि जो उद्देशिका है, जो प्रस्तावना है, वो हमारे स्वप्नों और विचारों का प्रतिनिधित्व करती है। प्रस्तावना हमारे संप्रभु लोकतांत्रिक गणराज्य का जन्म कुंडली है। तो जन्म कुंडली प्रस्तावना को किसने कहा था, तो वो आपके KM मुंशी ने कहा था। फिर आता है कि प्रस्तावना को संविधान का परिचय पत्र, क्या संविधान का परिचय पत्र किसने कहा था, तो NA पालकीवाल ने संविधान का परिचय पत्र कहा था। ठीक है, इसी के साथ है कि उद्देशिका अर्थात प्रस्तावना संविधान का एक अति मूल्यवान भाग है। यह एक ऐसा यंत्र है जिससे संविधान को मापा जा सकता है। संविधान की 395 धाराएं प्रस्तावना रूपी पैमाने पे मापी जाती हैं तथा वे धाराएं जो प्रस्तावना रूपी यंत्र पर ठीक उतरे वे उचित है तथा जो अन्य जो ठीक ना उतरे वे व्यर्थ समझी जाएंगी। ये किसने कहा था, तो ये जो आपके पंडित ठाकुर दास भार्गव थे, संविधान सभा के सदस्य थे, इन्होंने ये कहा था कथन। इसी के साथ है कि उद्देशिका संविधान के उपबंधों को समझने तथा उनकी सही व्याख्या करने में सहायक होती है। तो ये मत किसका है, तो ये जो मत है वो आपका न्यायमूर्ति दियायतुल्ला का है। ठीक है, फिर है कि VR अम्बेडकर के अनुसार संविधान की आत्मा, तो संविधान की आत्मा किसको कहा है, तो अनुच्छेद 32 को संविधान की आत्मा VR अम्बेडकर ने कहा है, क्योंकि इसमें आपके संवैधानिक उपचारों का अधिकार दिया गया था। ठीक है, आगे है कि प्रस्तावना में अंतर्निहित मौलिक शब्द क्या क्या है, तो वो अंतर्निहित जो मौलिक शब्द हैं उनमें आपका संप्रभुत्वता, समाजवाद, पंथ निरपेक्ष, प्रजातंत्र, गणतंत्र, समानता, स्वतंत्रता, न्याय, संप्रभुत्ता, समाजवाद, पंथ निरपेक्ष, प्रजातंत्र, गणतंत्र, समानता, स्वतंत्रता, न्याय, एकता, अखंडता और भ्रातृत्व, ये क्या है, तो ये हमारे प्रस्तावना में अंतर्निहित मौलिक शब्द हैं। ठीक है, इसी के बाद है कि उच्चतम न्यायालय द्वारा सर्वप्रथम उद्देशिका को किस बाद में संविधान का भाग नहीं कहा गया था, तो ये जो आपका बैरूवादी विवाद था जो आप 1960 में हुआ था, उसमें उद्देशिका को संविधान का भाग नहीं माना गया था। ठीक है, इसके बाद है कि किस बाद में उद्देशिका यानी कि प्रस्तावना को संविधान का भाग स्वीकार किया गया था, तो जो केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य जो 1973 का जो बाद था, उसमें आपकी इस उद्देशिका या प्रस्तावना को हमारे संविधान का भाग माना गया था। ठीक है, इसी के साथ है कि प्रस्तावना को संविधान की मूल आत्मा किस बाद में कहा गया था, तो ये जो आपकी गोकलनाथ बनाम पंजाब राज्य प्रकरण 1967 में जो वाद हुआ था, उसमें हमारे संविधान को, हमारी जो प्रस्तावना है उसको संविधान की मूल आत्मा कहा गया था। और ये जो सज्जन सिंह बनाम राजस्थान राज्य जो वाद हुआ था, उसमें प्रस्तावना पर गहन विचार विमर्श की छाप छोड़ दी गई थी।
तो ये हमारी प्रस्तावना है। ये हमारे भारत की जो संविधान की जो प्रस्तावना की जो स्थिति है, तो ये आपकी क्या है, प्रस्तावना संविधान का अंग नहीं है। ये आपका बेरूबारीवाद में माना गया था। वहीं प्रस्तावना संविधान की आत्मा है। ये आपकी गोकलनाथ बनाम पंजाब राज्य जो हुआ था बाद उसमें कहा था। और प्रस्तावना संविधान का अभिन्न अंग है। ये केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य वाला जो बाद हुआ था उसमें कहा था। और बम्बई बनाम भारत संघ जो बाद में सभी उच्चतम न्यायालय ने धारणा प्रस्तुत की कि उद्देश्य का संविधान का ही एक भाग है। ठीक है। फिर है कि भारत के संविधान की प्रस्तावना का जो विधिक स्वरूप है वो है क्या है कि यह लागू नहीं किया जा सकता है। प्रस्तावना में अब तक कितनी बार संशोधन किया जा चुका है, तो केवल एक बार संशोधन किया गया था, वो भी 42वें संविधान संशोधन 1976 में। ठीक है। फिर है कि उद्देशिका में निहित संप्रभुत्व संपन्न शब्द घोषित किया गया था। तो ये आपके भारत की आंतरिक और बाह्य दृष्टि से किसी के अधीन नहीं है, इसलिए संप्रभुत्व संपन्न का जो है घोषित किया गया था। ठीक है। फिर है कि संविधान की प्रस्तावना में वर्णित मौलिक शब्दों का क्रम क्या है, तो संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक और गणतंत्र, ये आपके मौलिक शब्दों का प्रयोग किया गया है। वहीं उद्देशिका में प्रयुक्त समाजवाद की अवधारणा, तो समाजवाद की अवधारणा जो है वो आर्थिक न्याय से संबंधित है। अब ये कुछ हैं आपके प्रस्तावना के विषय में सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों के जो मत हैं वो देख लो। तो इसमें जो आपका जो पहला मत है कि उद्देशिका पर अंतिम मत कराते समय किसने यह कहा था, किसने क्या कहा था, तो ये कहा था कि जो उद्देशिका का अंतिम मत करते समय किसने कहा था कि उद्देशिका संविधान का अंग बने, तो ये हमारे संविधान सभा के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने कहा था। ठीक है। फिर है कि प्रस्तावना संविधान निर्माताओं के मन की कुंजी है, ये किंतु संविधान का अंग नहीं। ये किसमें, तो बारूबारी जो बात था उसमें मुख्य न्यायमूर्ति राजेंद्र गड़कार का मत था कि जो प्रस्तावना है वो संविधान निर्माताओं के मन की कुंजी है किंतु संविधान का अंग नहीं है। वहीं आपकी जो प्रस्तावना पर जो गहन विचार विमर्श की छाप किसने छोड़ी थी, तो जो आपका सज्जन सिंह बनाम राजस्थान राज्य का जो न्याय थे, उनमें जो न्यायमूर्ति JR मेघोलकर का जो कथन था वो था कि प्रस्तावना पर गहन विचार विमर्श की छाप है। फिर है कि प्रस्तावना संविधान का अंग ही नहीं बल्कि महत्वपूर्ण अंग है, ये किसने कहा था, तो केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य जो मुख्य न्यायाधीश सकरी का मत था कि जो प्रस्तावना है वो संविधान का अंग ही नहीं बल्कि महत्वपूर्ण अंग है। ठीक है। फिर है कि संविधान की उद्देशिका उन सिद्धांतों का निचोड़ है जिनके आधार पर सरकार को कार्य करना संविधान की मूल आत्मा शाश्वत है और अपरिवर्तनीय है, ये किसने कहा था, तो ये आपके IC गोकलनाथ बनाम पंजाब राज्य न्यायमूर्ति हियातुल्ला का मत था कि जो संविधान है, ये जो हमारी उद्देशिका है वो सिद्धांतों का निचोड़ है जिसके आधार पर सरकार को कार्य करना है, साथ ही संविधान की यह मूल आत्मा है, शाश्वत है और अपरिवर्तनीय है। वहीं आपके जो SR बॉम्बई बनाम भारत संघ जो 1994 में न्यायमूर्ति रामास्वामी का मत था कि उद्देशिका संविधान का अभिन्न अंग है, लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था, संघात्मक ढांचा, राष्ट्र की एकता, अखंडता, पंथ निरपेक्षता, समाजवाद, सामाजिक न्याय, न्यायिक पुनरावलोकन संविधान की बुनियादी तत्व हैं। वहीं संविधान की प्रस्तावना को न्यायालय द्वारा अवर्तित नहीं किया जा सकता है। यह आपके जो यूनियन ऑफ इंडिया बनाम मदन गोपाल थे और इंदिरा गांधी बनाम राजनारायणवाद, इसमें कहा गया था कि जो संविधान की प्रस्तावना है वो न्यायालय द्वारा अवर्तित नहीं किया जा सकता है। तो ये तो आज की हो गई हमारी संविधान की प्रस्तावना या उद्देशिका से संबंधित सारे जितने भी हमारे क्वेश्चंस बन सकते हैं वो हमने सभी कंप्लीट कर लिए हैं। नेक्स्ट जो चैप्टर रहेगा हमारा संविधान का वो रहेगा संघ और उसके राज्य क्षेत्र। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।